हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल सारथी। आज हम बात करने वाले हैं नीट फिजिक्स के इम्पॉर्टेंट पीवाईक्यूज के बारे में जो आपके मैकेनिक्स सेगमेंट में आए हुए हैं। इस पार्टिकुलर लेक्चर में हम बहुत सारे अच्छे सवालों को देखेंगे जो आपके पेपर में आए हुए हैं और जिनके नीट 2026 में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। मतलब क्वेश्चंस रिपीट तो नहीं होंगे, लेकिन कॉन्सेप्ट्स मोर और लेस वही होते हैं और वो वापस रिपीट होते रहते हैं, है ना। इस पार्टिकुलर सीरीज़ को हम ऑलरेडी पहले भी स्टार्ट कर चुके हैं। ये हमारा मिक्स्ड प्रैक्टिस पीवाईक्यूज ऑलरेडी आप हमारे प्लेलिस्ट में एक्सप्लोर करेंगे। आपको बहुत सारे मिक्स प्रैक्टिस पीवाईक्यूज मिलेंगे जहाँ पर हम एक सिंगल चैप्टर ना उठाकर बहुत सारे चैप्टर्स को एक साथ उठाते हैं। हम एक साथ कई सारे चैप्टर्स को कवर करते रहते हैं और उनसे हम आपको बेनिफिट देते हैं। तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा। Two blocks A and B of masses 3m and m respectively are connected by a massless and inextensible string. The whole system is suspended by a massless spring as shown in the figure. The magnitudes of acceleration A and B just after a string is cut are respectively. समझना ध्यान से कि जब भी आप किसी स्ट्रिंग को कट करते हैं, किसी सिस्टम में अगर हमारे पास कोई स्ट्रिंग है ना, जैसे ये सिस्टम है, यहाँ पे स्प्रिंग भी है ना, इस मास के बाद स्ट्रिंग है, तो जब भी आप स्ट्रिंग फोर्स ज़ीरो करते हैं या टेंशन ज़ीरो करते हैं, जैसे आपने कट किया तो इस रस्सी के अंदर जो टेंशन है वो क्या हो जाएगा, ज़ीरो। तो जिसको आप कट कर रहे हो ना, चाहे वो स्ट्रिंग हो, है ना, चाहे वो स्प्रिंग हो, ध्यान देना, चाहे आप स्प्रिंग को कट कर रहे हो चाहे स्ट्रिंग को कट कर रहे हो, जिससे कट कर रहे हो वहाँ तो फोर्स क्या हो जाएगा, ज़ीरो, है ना। अगर स्प्रिंग को फोर्स कर रहे हो तो स्प्रिंग फोर्स ज़ीरो हो जाएगा और अगर स्ट्रिंग को कट कर रहे हो तो स्ट्रिंग फोर्स ज़ीरो हो जाएगा। लेकिन जो दो तरह के फोर्सेस है ना, दो तरह के फोर्सेस, एक होता है हमारे पास टेंशन फोर्स और एक होता है हमारे पास स्प्रिंग फोर्स। अब देखो जितने भी हमारे पास सवाल आते हैं ना जहाँ पे हमारे पास स्प्रिंग कटिंग की बात करता है तो हमसे बोलता है जस्ट आफ्टर कट। देखो जो स्प्रिंग फोर्स है ना वो तुरंत नहीं बदलता। स्प्रिंग फोर्स टेक्स टाइम टू चेंज। स्प्रिंग फोर्स को बदलने में समय लगता है। मतलब अगर आपने यहाँ पे रस्सी कट करी है ना तो पहले जो स्प्रिंग फोर्स, मान लो पहले अगर 10 न्यूटन लग रहा था तो अभी भी 10 न्यूटन ही लग रहा होगा, क्योंकि स्प्रिंग फोर्स को समय लगता है बदलने में। बशर्ते अगर यहाँ पे हमारे पास स्प्रिंग के जगह कोई रस्सी होती और नीचे हमारे पास मास m1 है और इधर हमारे पास कोई मास m2 है और आपने स्ट्रिंग के जगह स्प्रिंग कट किया होता तो यहाँ पर जो टेंशन है वो तुरंत बदल जाता। तो ध्यान देना इस बात को, इस पार्टिकुलर कॉन्सेप्ट को, कि जब भी हमारे पास हम किसी रस्सी को कट करें किसी सिस्टम के अंदर, स्ट्रिंग के अंदर, तो जो स्प्रिंग फोर्स है वो तुरंत नहीं बदलता। स्प्रिंग फोर्स को बदलने में समय लगता है, वो टाइम लेता है चेंज होने में। तो चलिए इस सवाल को देखते हैं। अब पहले तो हमारे पास ये पूरा सिस्टम कहाँ है, इक्विलिब्रियम में है। अगर इक्विलिब्रियम पे मतलब हर ब्लॉक कहाँ है, रेस्ट पे, तो एक एक करके हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। अगर हम ए वाले बॉडी को देखें तो उस पर एक फोर्स तो क्या लग रहा होगा, 3mg, और दूसरा फोर्स कौन सा लग रहा होगा, टेंशन, ठीक है, और एक ऊपर कौन लग रहा होगा, स्प्रिंग फोर्स, अच्छी बात है। बी वाले ब्लॉक पे जो नेट फोर्स है वो क्या लग रहा होगा, सर 1mg लग रहा है और दूसरा क्या लग रहा है, टेंशन। और अगर पहले ये सारा का सारा सिस्टम हमारे पास सस्पेंडेड था यानी इक्विलिब्रियम पे था तो सब इक्विलिब्रियम पे मतलब नेट फोर्स क्या, हर एक ब्लॉक पे ज़ीरो। तो अगर बी पे नेट फोर्स ज़ीरो होगा इसका मतलब जो टेंशन है वो किसके बराबर है, mg का। और अगर टेंशन mg के बराबर है तो आप टेंशन को जब mg के बराबर पुट करोगे और दूसरे इक्वेशन ए वाले ब्लॉक को देखोगे तो ए वाले ब्लॉक के लिए क्या लिखोगे, जो स्प्रिंग फोर्स है वो क्या हो जाएगा, टेंशन प्लस 3mg, और टेंशन किसके बराबर निकल के आया है, mg के बराबर निकल के आया है। तो स्प्रिंग फोर्स हो जाएगा mg प्लस 3mg, ये कितना हो जाएगा बच्चे, 4mg, है ना। जब आपने कट किया, आपने किसे कट किया है, स्ट्रिंग को। जब आप स्ट्रिंग को कट करोगे तो यहाँ स्ट्रिंग के अंदर टेंशन तो क्या हो गया, तुरंत ज़ीरो। लेकिन स्प्रिंग फोर्स को मैंने जैसा बताया कि टाइम लगता है चेंज होने में, तुरंत नहीं बदलता। तो जस्ट आफ्टर कट आपका जो स्प्रिंग फोर्स है वो जितना पहले लग रहा था, कितना लग रहा था पहले, 4mg, है ना, जब इक्विलिब्रियम पे था, तो अभी भी कितना लग रहा होगा, 4mg ही लग रहा होगा। स्प्रिंग फोर्स तुरंत नहीं बदलता है, इसको समय लगता है चेंज होने में। अब आपने क्या किया, इक्विलिब्रियम पे बना लिया FBD, है ना। अब जस्ट आफ्टर कट FBD देखते हैं। जस्ट आफ्टर कट, कि जस्ट आपने कट किया है उसके बाद क्या होगा। मैंने कहा सर देखो ए वाले ब्लॉक को देखो 3m पे,
नीचे जिसको कट किया उसका खेल तो तुरंत खत्म हो जाएगा, चाहे आपने स्प्रिंग को कट किया हो चाहे आपने स्ट्रिंग को कट किया हो, जिसे भी आपने कट किया इस सिस्टम में, चाहे वो स्प्रिंग हो चाहे स्ट्रिंग हो, जिसे कट किया उसका तो भाई खेल खत्म, वहाँ टेंशन जीरो। अगर स्प्रिंग को कट किया होता तो स्प्रिंग का टेंशन जीरो, स्प्रिंग फोर्स जीरो। तो जिसे कट करेंगे भाई उसका खेल तो तुरंत खत्म हो जाएगा। लेकिन बाकी जो बच गए, ध्यान देना, बाकी जो बच गए सिस्टम में अगर स्प्रिंग बचा है तो स्प्रिंग फोर्स को समय लगता है चेंज होने में, स्प्रिंग फोर्स तुरंत नहीं बदलता है। इसका मतलब स्प्रिंग फोर्स तो उतना ही एक्ट करता रहेगा जितना इक्विलिब्रियम पे एक्ट कर रहा था। वाइल जो टेंशन फोर्स है वो तुरंत बदल जाता है ना, चेंजेस मोमेंटली, जैसे आपने कट किया वैसे ही हमारे पास वो बदल जाता है। अब सवाल में हमारे पास क्या है, क्या बचा है सिस्टम में, स्प्रिंग बचा है, टेंशन को तो कट ही कर दिया तो टेंशन फोर्स तो क्या हो गया, जीरो। अब इसके ऊपर कितना लग रहा होगा, स्प्रिंग फोर्स बदला नहीं कट करने के बाद, स्प्रिंग फोर्स कितना है 4 mg, और इस पे हमारे पास एक 3 mg लग रहा होगा नीचे की तरफ, क्योंकि mg ने काम करना बंद थोड़ी कर दिया होगा। तो हमारे पास यहाँ पे क्या लिखोगे इस 3m वाले ब्लॉक के लिए, अगर आप न्यूटन का सेकेंड लॉ लगाओगे तो आप लिखोगे 4 mg माइनस 3 mg इज इक्वल टू 3m इंटू ए। ऑब्वियस सी बात है, ये कितना आ गया सर 3 mg माइनस 4 mg माइनस 3 mg, ठीक है, ये कितना आ गया, ये आ गया सर mg और ये आ गया 3m इंटू ए। तो यहाँ से जो a निकल के आ रहा है वो निकल के आ रहा है g/3। बेसिकली जो हमारा 3m वाला ब्लॉक है उसके लिए जो आंसर है वो g/3 है। तो ये दोनों ऑप्शन तो गया। अब हम देखते हैं बी वाले ब्लॉक को। जब आप बी वाले ब्लॉक को देखोगे तो बी वाले ब्लॉक के लिए आपके पास इसका मास क्या है m, ऊपर टेंशन क्या हो गया जीरो, जस्ट आफ्टर कट, है ना, जस्ट आफ्टर कट टेंशन क्या जीरो, और इकलौता फोर्स कौन सा बचा mg, और कोई फोर्स इस पे एक्ट नहीं कर रहा। तो भैया हमारे पास क्या आ जाएगा mg इज इक्वल टू, इसके लिए बी ब्लॉक के लिए यही इसका नेट फोर्स आ जाएगा, मतलब एक्सेलरेशन क्या हो गया g हो गया। तो हम ऑप्शन नंबर कौन सा चला गया, ए चला गया। समझ में आया आपको ये सवाल, काफ़ी ही क्रिटिकल सवाल है, बहुत बार बच्चे इसमें अटक जाते हैं। अगला सवाल देखते हैं। Two bodies of mass 4 kg and 6 kg are tied to the ends of a massless string। सोचे जरा कैसे करेंगे। स्ट्रिंग क्या कर रहा है हमारे पास, एक पुली के ऊपर पास कर रहा है जो कि मासलेस है। हमसे पूछा है सिस्टम का एक्सेलरेशन। देखो एक तरीका तो क्या है बच्चे, जो मेथड नंबर 1 है, जो मेथड नंबर 1 है वो तो क्या ये सर, इसका एफबीडी बना लो, यहाँ 6g, यहाँ टेंशन, जब तक रस्सी सेम है तब तक टेंशन सेम है, ये 4g है ना, इस पे लिख लो 6g, नीचे की तरफ 6g है, ये ऑब्वियस सी बात है भारी नीचे जाएगा, 6g माइनस टेंशन इज इक्वल टू 6 इंटू ए। और दूसरा अगर ये नीचे गया है तो ऑब्वियसली इस रस्सी को ऊपर जाना पड़ेगा, ऊपर जाएगा मतलब कौन सा फोर्स बड़ा रहेगा, टेंशन माइनस क्या हो जाएगा बच्चे 4g, ये कितना आ गया 4a, दोनों को जोड़ दो, है ना, 6g गया, 6g माइनस 4g मतलब 2g, और ये क्या आ गया बच्चे हमारे पास, ध्यान देना, ये आ गया हमारे पास, जोड़ा है हमने 10a, ध्यान देखो हमने जोड़ दिया ना, ऐड कर दिया, तो ये 10a एक्सेलरेशन आ गया हमारे पास 2g/10 यानी g/5, ऑप्शन नंबर बी। ये मेथड 1 है। मेथड 2 जो मैं आपको बहुत अच्छे से कई बार बताया हूँ आपके पुराने वीडियोज़ में, कि जब भी आपका ऐसे सिस्टम में एक्सेलरेशन निकालना हो, आप देखो कि नेट पुलिंग फोर्स कितना है, पूरे सिस्टम पर नेट पुलिंग फोर्स कितना है, और उसके बाद क्या करो, टोटल मास से सीधा भागा मारो, खटाक से आंसर आएगा। देखो भाई नेट पुलिंग फोर्स मतलब इस पूरे रस्सी को सीधा कर दो, है ना, इस 6 kg वाले को कौन खींच रहा है 6g, है ना, इस 4 kg वाले को कौन खींच रहा है सर 4g, तो नेट पुलिंग फोर्स कितना हो गया सर, ये हो गया 6g माइनस 4g, टोटल मास कितना 6 और 4 कितना 10 kg, तो ये कितना हो गया 2g/10 या g/5। तो ये वाले मेथड भी आप ध्यान में रख सकते हो, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, नेट पुलिंग फोर्स इज अपॉन टोटल मास। इस वाले मेथड से आप अगले सवालों को सॉल्व कर सकते हैं, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल हम देखते हैं। अगला सवाल देखो, हमसे सवाल में बोला है कि एक फोर्स है F इज इक्वल टू 20 + 10/। ये सवाल किसका दिख रहा है मुझे, वर्क डन का दिख रहा है। मैंने जैसा बोला कि ज़रूरी नहीं है कि हम केवल एक ही चैप्टर करें, मिक्स प्रैक्टिस क्वेश्चन से हम मैकेनिक्स के बहुत सारे सवाल कवर कर रहे होंगे। यहाँ पर हमारे पास जो फोर्स है वो कितना आ गया है 20 + 10y, हमारे पास F दे रखा है, y वर्क डन हमसे पूछा है। देखो y है यानी हमारा जो फोर्स है वो वेरिएबल है, और जब हमारे पास वेरिएबल फोर्सेस होते हैं तो वर्क डन लिखने के लिए हम कौन सा यूज़र यूज़ करेंगे, W इज इक्वल टू
W इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ F इंटू डी वाई, क्योंकि y में ही हो रहा है केवल। तो फोर्स तो कितना 20 प्लस 10y, बगल में dy, इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक 0 से 1 तक। अब बताओ मुझे बच्चों वर्क डन कितना आ जाएगा। सर ये 20y इंटीग्रेट कर दिया 20 को dy के रिस्पेक्ट में, प्लस ये कितना 10y स्क्वायर बाई 2, 10y dy उसका इंटीग्रेशन, लिमिट 0 से 1 तक, 0 पे देखो सब 0 हो जा रहा है। 1 डाल देते हैं वर्क डन के लिए, तो क्या आ जाएगा 20 इंटू 1 प्लस का 10 इंटू 1 का स्क्वायर बाई 2 यानी 5, यानी बेसिकली इट विल बी 25 जूल। कितना आ जाएगा बच्चे 25 जूल। कौन सा ऑप्शन है, सी ऑप्शन। बहुत सिंपल सी बात है, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं लगाया। W इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ dy, फोर्स दे रखा था 20 प्लस 10y, 0 से 1 तक जाना था, 0 से 1 तक लिमिट लगाई, इसको इंटीग्रेट कर दिया। इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करने पे 20y प्लस का 10y स्क्वायर बाई 2 या 5 आ जाएगा हमारे पास, चाहे तो 5 बाई स्क्वायर लिख सकते थे, और ये हमारा 20 जूल आंसर आ गया, 25 जूल आंसर आ गया। बहुत सिंपल था, कोई ऐसा बड़ी बात नहीं थी। अगला सवाल देखते हैं बच्चों। अगला सवाल देखो, अगला सवाल हमारा लॉज ऑफ मोशन का ही है, देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं इसे। हमसे बोला है कि 3 ब्लॉक्स है ए बी सी ऑफ मास 4 kg 2 kg एंड 1 kg रिस्पेक्टिवली आर ऑन कॉन्टैक्ट ऑन अ फ्रिक्शनलेस सरफेस, यानी यहाँ पे जो म्यू की वैल्यू है वो 0 दे दी, फ्रिक्शन नहीं है। ओके एज सोन इफ द फोर्स ऑफ 14 न्यूटन, हमने यहाँ पे एक फोर्स लगाया है कितने न्यूटन का, 14 न्यूटन का, अप्लाइड ऑन 4 kg ब्लॉक, देन द कॉन्टैक्ट बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच में हमें कॉन्टैक्ट फोर्स पूछा है। बहुत सिंपल सी बात है बच्चे, अगर आप ए वाले ब्लॉक को देखो, है ना। अब अगर पहले तो हम एक काम करते हैं, इसको एक सिंगल ऑब्जेक्ट मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, एक सिंगल ऑब्जेक्ट मान लेते हैं। अगर आप एक सिंगल ऑब्जेक्ट मानेंगे तो इसका मास कितना हो जाएगा, सर इसका मास हो जाएगा 4 kg। ध्यान देना कैसे मैं बना रहा हूँ डायग्राम। ये हमारा 4 kg है, ये 2 kg है और ये 1 kg है। इसको हम कितने से धक्का दे रहे हैं, सर 14 न्यूटन से। पहले मान लिया कि सारा का सारा कैसा है, एक सिंगल ऑब्जेक्ट है, तो 4 2 6 और 1 7, यानी टोटल मास कितना, सर 7 kg। और फोर्स कितना लगाया है, सर फोर्स लगाया है 14 न्यूटन। एक्सेलरेशन बता दो, सर एक्सेलरेशन आ जाएगा F/m, डैट इज इवेंचुअली 14/7, डैट इज 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मतलब हर जो ब्लॉक है ना, उस हर ब्लॉक का एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। मैंने कहा सर इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब देखो इस 2 kg वाले ब्लॉक और 4 kg वाले ब्लॉक के बारे में सोचो। 4 kg पे 14 न्यूटन फोर्स इधर लग रहा है, मैंने कहा हाँ। इस 2 kg वाले ब्लॉक को चला कौन रहा है, सर इस 2 kg वाले ब्लॉक को 4 kg वाला ब्लॉक चला रहा है। हमने डायरेक्टली इस 2 kg वाले ब्लॉक को नहीं चलाया है। अगर ये 2 पेन है, इन दोनों पेन को हमने ऐसे सामने रखा और मैं अगर पीछे वाले पेन को धक्का दे रहा हूँ तो भाई आगे वाला पेन आगे जा रहा है, बट आगे वाले पेन का मेरे हाथों से कोई कांटेक्ट नहीं है। इसका मतलब इसे कौन चला रहा है, सर ये जो जिस पेन को आप धक्का दे रहे हो ना सर, वही पेन चला रहा है। मतलब इस जो 2 kg वाले ब्लॉक है इसको कौन चला रहा है, सर ये 4 kg वाला चला रहा है। मतलब 4 kg चला रहा है, मतलब इसे क्या दे रहा होगा, धक्का दे रहा होगा की तरफ। मान लो आगे की तरफ ये n न्यूटन से धक्का दे रहा होगा। अब एक्शन रिएक्शन लॉ से आपको क्या पता है कि अगर इसने 4 kg वाले ने 2 kg पे n न्यूटन से धक्का दिया तो 2 kg वाला भी 4 kg पे n न्यूटन से धक्का देगा बाय एक्शन रिएक्शन लॉ। और हमसे क्या पूछा है, हमसे कॉन्टैक्ट फोर्स पूछा है, मतलब ये नॉर्मल फोर्स ही पूछा है। अब हमें इसका एक्सेलरेशन ही मालूम है, इसका भी मालूम है। अब किसी एक पर आप क्या लगा लो, 4 kg वाले ब्लॉक पे न्यूटन का सेकंड लॉ लगा लो, नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, क्योंकि हर ब्लॉक का एक्सेलरेशन तो क्या है, सेम है। कितना है वो, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो नेट फोर्स कितना आ गया सर, 14 माइनस नॉर्मल रिएक्शन या कॉन्टैक्ट फोर्स। मास कितना 4, एक्सेलरेशन कितना है हमारे पास सर 2। तो यहाँ से हमारे पास ये क्या दिख रहा है सर, ये दिख रहा है हमारे पास 14 माइनस n इज इक्वल टू 8 और नॉर्मल इज इक्वल टू 14 माइनस 8, इवेंचुअली इट विल बिकम 6 न्यूटन, है ना। तो हमारा आंसर क्या चला जाएगा, 6 न्यूटन चला जाएगा। बहुत ही सिंपल बात, हम इस तरह सवाल को सॉल्व करेंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अ बॉडी ऑफ मास 1 kg इज थ्रोन अपवर्ड्स विद अ वेलोसिटी 20 मीटर, वर्क ऑफ एनर्जी का सवाल है ये, 20 मीटर पर सेकेंड। इट मोमेंटली कम्स टू रेस्ट आफ्टर अटेनिंग अ हाइट ऑफ 18 मीटर, हाउ मच एनर्जी इज लॉस्ट ड्यू टू एयर फ्रिक्शन। आपने क्या लिया, एक बॉल लिया, उस बॉल को आपने 1 kg का बॉल है, आपने इसे कुछ एनर्जी दी,
20 मीटर पर सेकंड स्पीड दिया है, यानी आपने इसे कुछ एनर्जी दी होगी। मैंने कहा हाँ, इनिशियल एनर्जी कितनी, केवल काइनेटिक एनर्जी है, वो कितना होगा, हाफ mv², 1 kg 20 का स्क्वायर 400, मतलब इनिशियली आपने जो एनर्जी दी है वो कितनी दी है सर, 200 जूल्स दी है। कुछ टाइम बाद ये हमारे पास 18 मीटर की हाइट पर आकर ये रुक गया, ये 18 मीटर की हाइट पर आकर रुका है। मैंने कहा अच्छी बात है सर, 18 मीटर की हाइट पर आकर रुक गया। अब मुझे बताओ, अगर ये 18 मीटर की हाइट पर रुका है तो यहाँ पे इसकी एनर्जी क्या होगी, मोमेंटली रेस्ट पर है, मतलब काइनेटिक एनर्जी कितना, 0, और पोटेंशियल एनर्जी कितना सर, वो हो जाएगा mgh, मास कितना 1 kg, g कितना 10, h कितना 18, मतलब ये कितना आ गया 180 जूल। हमने दिया एनर्जी कितना था 200 जूल, हाँ मैक्सिमम हाइट पे एनर्जी कितनी 180 जूल। तो जो लॉस है डेल्टा यू वही क्या है हमारे पास, एयर फ्रिक्शन का लॉस है ना, एयर फ्रिक्शन का लॉस है। वो कितना आ जाएगा, अरे सर 200 जूल एनर्जी दिया था, अब 180 है, डिफरेंस हो गया हमारा 20 जूल, तो हमारा आंसर क्या चला जाएगा, 20 जूल चला जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये सवाल। ठीक है, सिंपल सवाल था, 2009 में आया हुआ सवाल। अगला सवाल देखो, ये एक अच्छा सवाल है। अ यूनिफॉर्म फोर्स ऑफ 3i cap plus j cap Newton acts on a particle of mass 2 kg. The particle is displaced from this meter to this. The work done, देखो वर्क डन में कई बार ना हम सीधा इस फॉर्मूले को यूज़ करते हैं, F इंटू डेल्टा आर, डेल्टा आर जहाँ पे डिस्प्लेसमेंट है। और अगर आपने किसी ने मेरा मोशन का वीडियो देखा है तो उसमें मैंने बताया है मोशन के वीडियो में कि जो हमारा डेल्टा आर है वो क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। और ये कैसे निकलता है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकालने का तरीका होता है चेंज इन पोजीशन वेक्टर। कैसे निकालते हैं बच्चे, चेंज इन पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर में जो चेंज है उसी को हम क्या बोलते हैं, डेल्टा आर बोलते हैं। अब मुझे पोजीशन वेक्टर में चेंज बता सकते हैं, मैंने कहा बिल्कुल बता सकते हैं सर। कैसे बताओगे, मैंने कहा देखो आर इनिशियल आपको सवाल में दिया है कि पहले वो कितना कहाँ था, 2i कैप प्लस k कैप पे, बाद में कहाँ पर है सर, वो है हमारे पास 4i कैप प्लस 3j कैप माइनस k कैप पे। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होगा सर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा r फाइनल वेक्टर माइनस r इनिशियल वेक्टर। 4 में से 2 गया तो 2i कैप, 3j कैप तो एज इट इज, और माइनस k कैप, माइनस k कैप मतलब माइनस का 2k कैप, है ना, माइनस k कैप इवेंचुअली बिकम 2k कैप। ठीक है, तो ये माइनस 2k कैप, ये हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आ गया। फोर्स वेक्टर मालूम है, हाँ कितना है, 3i कैप प्लस j कैप। तो हमारा वर्क डन कितना आ जाएगा सर, वर्क डन अभी आपने सिखाया F डॉट डेल्टा आर, ये 3i कैप प्लस 4j कैप डॉट, देखो 3i कैप प्लस 4j कैप, ठीक है, 3i कैप प्लस j कैप, सॉरी 3i कैप प्लस j कैप, 3i कैप प्लस j कैप डॉट, अभी डेल्टा आर निकाला ना हमने, कितना आया वो आया हमारे पास 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 2k कैप, 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 2k कैप। बताओ भाई डॉट कितना हो जाएगा, 3 दूना का 6 और ये 3 और k तो है ही नहीं, तो वर्क डन कितना हो गया 9 जूल्स, है ना। देख लो कौन सा ऑप्शन हमारे पास आ रहा है, ये 9 जूल। बहुत सिंपल है, कोई ऐसा क्रिटिकल नहीं है। F डॉट डेल्टा आर किया, हमारा आंसर आ गया है। अगला सवाल, अच्छा ये देखो जो सवाल है काफ़ी ज़्यादा अच्छा सवाल है, गुड क्वेश्चन है, ध्यान देना। सवाल हमसे बोल रहा है कि एक वेक्टर हमारे पास A है cos ओमेगा टी आई कैप प्लस साइन ओमेगा टी जे कैप, एक दूसरा वेक्टर B है cos ओमेगा टी बाई 2 आई कैप प्लस साइन ओमेगा टी बाई 2 जे कैप। ये टाइम का फंक्शंस है, हमें टाइम की वो वैल्यू बतानी है जब ये दोनों ऑर्थोगोनल होंगे। दो वेक्टर्स जब ऑर्थोगोनल होते हैं तो उनके बीच में एक रिलेशन होता है, वो होता है a डॉट बी इज इक्वल टू 0। a डॉट बी का फॉर्मूला क्या, डॉट प्रोडक्ट क्या होता है सर, डॉट प्रोडक्ट होता है ए बी कॉस थीटा। और अगर एंगल ऑर्थोगोनल का मतलब क्या है 90 डिग्री, तो कॉस 90 कितना होता है 0, मतलब a डॉट बी क्या हो जाएगा 0। तो कहीं भी फिजिक्स में दो वेक्टर्स के ऑर्थोगोनलिटी या परपेंडिकुलर के बारे में बात करें तो आप सोचें उनका डॉट 0 करें, सोचें डॉट 0 करके मुझे आंसर बताएं।
देखो ए वेक्टर मालूम, मैंने कहा सर कहाँ, ये रहा। बी वेक्टर मालूम, मैंने कहा हाँ। दोनों का डॉट जीरो करते हैं, देखो तुम्हारे सामने करता हूँ। ए डॉट बी इज इक्वल टू ज़ीरो, कॉस ओमेगा टी आई कैप प्लस साइन ओमेगा टी जे कैप डॉट कॉस ओमेगा टी बाई टू आई कैप प्लस साइन ओमेगा टी बाई टू जे कैप इज इक्वल टू ज़ीरो। कॉस ओमेगा टी से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये बन जाएगा हमारे पास कॉस ओमेगा टी बाई टू, है ना, प्लस साइन ओमेगा टी बाई टू इज इक्वल टू ज़ीरो। सुनना, एक फॉर्मूला होता है बच्चे, कॉस ए प्लस बी, है ना, कॉस ए प्लस बी इज इक्वल टू कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। और अगर यहाँ प्लस की जगह माइनस कर दे तो नहीं, यहाँ पे प्लस आ जाता है। तो यहाँ देखो क्या दिख रहा है, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, मतलब ये फॉर्मूला किसका है, कॉस ए माइनस बी। मतलब बेसिकली हम इसको कैसे लिख सकते हैं, कॉस ओमेगा टी माइनस ओमेगा टी बाई टू इज इक्वल टू ज़ीरो। अब कॉस के अंदर कोई एंगल है वो ज़ीरो के बराबर है। कॉस ज़ीरो कब होता है बच्चे, कॉस के बारे में आपको मालूम है सर, ये हमारे पास 90 डिग्री पे ज़ीरो होता है। मतलब हम इसको क्या लिख सकते हैं, कॉस पाई बाई टू लिख सकते हैं ना, कॉस पाई बाई टू। कॉस 90 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं बच्चे, पाई बाई टू लिख सकते हैं। तो बेसिकली हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि सर इस जीरो है ना, इस जीरो को आप ऐसे लिख दो कॉस 90, है ना, या कॉस पाई बाई टू। तो देखो दोनों तरफ कॉस है, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से दोनों का कॉस के अंदर वाला एंगल हम इक्वेट करेंगे। तो ये क्या बनेगा, ओमेगा टी माइनस ओमेगा टी बाई टू, मतलब बेसिकली इट इज़ ओमेगा टी बाई टू, ओमेगा टी माइनस ओमेगा टी बाई टू इज इक्वल टू पाई बाई टू। तो इवेंचुअली इट विल बिकम ओमेगा टी बाई टू इज इक्वल टू पाई बाई टू। टू से टू कैंसिल हो जाएगा, टी आ जाएगा पाई बाई ओमेगा। ये वो टाइम है जब हमारा जो दोनों के दोनों वेक्टर्स हैं वो आपस में क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। कौन सा ऑप्शन आपको दिख रहा है, पाई बाई ओमेगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है भाई, समझ में आया क्या। जब भी दो वेक्टर्स के परपेंडिकुलरिटी की बात करी जाए आप क्या सोचेंगे, आप सोचेंगे डॉट प्रोडक्ट ज़ीरो करना है। अगला सवाल देखो, द स्पीड ऑफ अ स्विमर इन स्टिल वाटर इज 20 मीटर पर सेकेंड। हमारे पास एक स्विमर है, इसको थोड़ा अच्छे समझते हैं। वो हमारे पास एक पहले रिवर बनाता हूँ मैं, ये हमारा रिवर है ना, रिवर हमारे पास क्या कर रही है बच्चे, फ्लो कर रही है। मैंने कहा ठीक है, बेसिक से करते हैं इस सवाल को। फ्लो कर रही है रिवर, यहाँ हमारा पर्सन है, ठीक है। अब हमारा जो पर्सन है वो 20 मीटर पर सेकेंड से चल सकता है, ठीक है। यानी जो मैन है उसकी जो स्पीड है, अगर हमारे पास ये रुका होता, पानी जल रुकी होती, स्टिल वाटर होता, तो उसकी स्पीड कितनी हो सकती थी, 20 मीटर पर सेकेंड। लेकिन यहाँ पे रिवर फ्लो कर रहा है, कितने का स्पीड से फ्लो कर रहा है, वो फ्लो कर रहा है हमारे पास 10 मीटर पर सेकेंड से, है ना। और किधर की तरफ फ्लो कर रहा है, सर ईस्ट की तरफ फ्लो कर रहा है। मैंने कहा ठीक है, आप कहाँ हो, आप साउथ बैंक पे हो, आप कहाँ हो, साउथ बैंक पे हो। देखो जरा, ठीक है। इफ़ ही इज स्टैंडिंग ऑन द साउथ बैंक एंड विशेस टू क्रॉस द रिवर अलोंग द शॉर्टेस्ट पाथ, किधर ट्रेवल करना चाहता है, शॉर्टेस्ट पाथ में ट्रेवल करना चाहता है, तो वो एंगल एट विच ही शुड मेक हिज स्ट्रोक विथ रिस्पेक्ट टू नॉर्थ, नॉर्थ के साथ कितने एंगल पे वो जंप करे। अब पहले मुझे एक बात बताओ, अगर वो शॉर्टेस्ट पाथ क्या होगा, सर शॉर्टेस्ट पाथ होगा ये, एग्जैक्ट इसी लाइन पे चले, ये उसका क्या है, हमारा शॉर्टेस्ट पाथ है, यही उसका शॉर्टेस्ट पाथ आपको दिख रहा है सर, यही उसका शॉर्टेस्ट पाथ है। अच्छा, अब एक बात बताओ मुझे, क्या सर, कि अगर वो इधर सामने जंप कर जाए तो क्या होगा, रिवर इस इधर लेकर चली जाएगी, तो फाइनली वो कहाँ पहुँच जाएगा, सर इधर कहीं पहुँचेगा। मैंने कहा बिल्कुल सही बात है तुम्हारी कि ये हमारे पास इधर कहीं पहुँच जाएगा। तो अगर हम इधर जंप नहीं करा के हमारे पास, अगर हम इसे इधर की तरफ जंप करा देंगे तब क्या होगा, सर ये कूदा भी इस तरफ है और रिवर भी किधर फ्लो कर रही है, इधर की तरफ फ्लो कर रही है, तो फाइनली ये और आगे जाके कहीं जंप करेगा। मतलब ये चॉइस भी अच्छी नहीं है। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारा जो पर्सन है वो एकदम सामने पहुँचे, तो क्या करना पड़ेगा, सर उसे इधर जंप करना चाहिए। अगर वो इधर की तरफ जंप करेगा किसी एंगल थीटा पर, तो इधर जंप कर रहा है और रिवर इसे इसी इधर की तरफ खींचेगी, तो फाइनली वो कहाँ पहुँच जाएगा, सामने पहुँचेगा। तो सवाल ने हमसे पूछा है कि बताओ उसे किस एंगल पे जंप करना चाहिए वर्टिकल के साथ। ये थीटा एंगल आपसे पूछा है कि ये हमारे पास
शॉर्टेस्ट पाथ पे चले, इसका मतलब वो इसी लाइन की तरफ चले। अब ये इस लाइन की तरफ कब चलेगा? जब इस पार्टिकल की नेट वेलोसिटी कहाँ हो? सामने की तरफ हो। अच्छा, अब इस पार्टिकल का वेलोसिटी अगर vm है तो vm की दो कंपोनेंट हो सकता है, एक होगा vm cos थीटा जो कि आगे की तरफ होगा, और एक होगा vm sin थीटा। अब देखो, अगर vm sin थीटा रिवर के वेलोसिटी के बराबर हो जाए, अगर ये दोनों वेलोसिटी बराबर हो जाए तो पार्टिकल के पास हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी नहीं बचेगी और वो पार्टिकल कैसे जाएगा? केवल सामने की तरफ जाएगा। यानी हमारे पास ये पार्टिकल सामने की तरफ कब जाएगा? सर ये तभी जाएगा जब मैन के वेलोसिटी का जो ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो रिवर के वेलोसिटी के बराबर हो जाए। तो अब देखेंगे हम ध्यान से, क्या बना सर? पार्टिकल इधर जंप किया थीटा एंगल पर, अब इधर वाली जो वेलोसिटी है वो रिवर की वेलोसिटी के बराबर हो गई, है ना? तो ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, तो पार्टिकल की नेट वेलोसिटी कहाँ बची? सामने की तरफ। मतलब वो कहाँ जाएगा? शॉर्टेस्ट पाथ को कवर करेगा। इसका मतलब अगर शॉर्टेस्ट पाथ पे कवर करना है तो जो रिवर की वेलोसिटी है वो vm sin थीटा के बराबर होनी चाहिए। ठीक है, रिवर की वेलोसिटी कितनी है? 10, vm कितना है? 20। क्या यहाँ से आपको sin थीटा दिख रहा है? हाँ सर, sin थीटा दिख रहा है 10/20 विच इज़ 1/2, और 1/2 का मतलब हमारा जो थीटा है वो कितना है? 30 डिग्री। मतलब उसे वर्टिकल के साथ 30 डिग्री एंगल पे जंप करना पड़ेगा, तब जाके वो स्ट्रेट सामने वाले पॉइंट पे पहुंचेगा और हम बोलेंगे पार्टिकल ने शॉर्टेस्ट पाथ कवर किया है ना? शॉर्टेस्ट पाथ कवर किया है 30 डिग्री वेस्ट, क्योंकि ये वाला डायरेक्शन क्या हो गया? वेस्ट हो गया ना। ठीक है, समझ में आया आपको? तो आज के लेक्चर में हमने मैकेनिक्स के कुछ सवाल देखे हैं। अगले लेक्चर में मिलेंगे तो फिर से हम और मिक्स्ड प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे, है ना? मिक्स्ड प्रैक्टिस PYQs करेंगे। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपने नोटिफिकेशन बेल को नहीं प्रेस किया है तो प्रेस कर दे भाइयों, आपके ही काम आने वाला है। और नीट 2026 के लिए ये सीरीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हमने कुछ चैप्टर वाइज PYQs भी अपलोड किए हैं, अगर आप वो एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो आपको अभी लिंक मिल जाएगी, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक है और यहाँ पर भी आपको लिंक दिख रहा होगा। आप उसको क्लिक करके आप पूरा 1 शॉट में पूरा एक चैप्टर भी कवर कर सकते हैं। डेट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।